यहाँ पे मिले हैं अकाउंट्स पढ़ने के लिए, अकाउंट्स ऑफ क्लास 11th यानी कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गोल्डन रूल, लेकिन इसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं हम लोग। सबसे पहले गोल्डन रूल पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि गोल्डन रूल आखिर बना क्यों। तो सबसे पहले जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी तरह अकाउंट्स में भी आते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट एक क्रेडिट इम्पैक्ट होता है, एक डेबिट इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको हर जगह डेबिट क्रेडिट दिख रहा है तीनों जगह पे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं तो इन्हें डिनोट कैसे करते हैं। इन्हें डिनोट हम ऐसे करते हैं अकाउंट्स में कि डेबिट एंड क्रेडिट। तो कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन लिखोगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट डेबिट होगा और दूसरा पार्ट क्रेडिट होगा, तो भी वो साइमल्टेनियसली एक डबल एंट्री सिस्टम में इफेक्ट बनता है। डबल एंट्री सिस्टम आप लोग पढ़े हैं 11th के बेसिक्स अकाउंट्स में है, जो कि हम आपको बता देते हैं एक थीम, मतलब एक बेसिक क्लियर कर देते हैं हम आपको कि कैसे कैसे अकाउंट्स फॉलो होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद चलिए आज लोग आते हैं क्रेडिट। हम लोग 2 चीज़ें जानते हैं। डेबिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरह से आप इसको मान सकते हो ये माइनस है और ये है तुम्हारा प्लस। तो अगर कुछ जाता है तो वो माइनस होता है, किसी भी किसी चीज़ को हटाएंगे तो वो माइनस हो रहा है, और क्रेडिट मतलब प्लस हो रहा है। अब डेबिट में तुम्हारा आ सकता है, एग्जांपल में ले लो कि हमने एसेट्स परचेज किया। एसेट्स एक तरह से डेबिट आइटम है, बैंक डेबिट आइटम है, परचेज डेबिट आइटम है, एक्सपेंसेस डेबिट आइटम है। इस तरह के आइटम डेबिट आइटम में काउंट होते हैं। क्रेडिट आइटम में आ जाता है तुम्हारा एक तरह से कह लो कैपिटल, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है सेल्स, उसके बाद तुम्हारे इनकम्स। ये बेसिक्स होता है कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आपको डेबिट और क्रेडिट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग वापस इन तीनों अकाउंट पे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल का मतलब जो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट जो फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो फर्म के इनकम एक्सपेंसेस को डिनोट करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट में जहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ इंक्लूड्स बैंक्स। तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि बैंक एक एसेट है, लेकिन बैंक को एसेट ना मान के गोल्डन रूल ये बोलता है कि बैंक तुम्हारा एक पर्सनल अकाउंट है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि बैंक एक पर्सन यानी कि एक जो ओनर होता है बिजनेस का उसको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डाला जाता है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि कैपिटल आता है, ड्रॉइंग्स आता है, ये सब तुम्हारा पर्सनल अकाउंट में आता है। उसके बाद आ जाते हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो मतलब व्हाट कम्स इन यानी कि कुछ आ रहा है बिजनेस में। अगर कुछ बिजनेस में आएगा इसका मतलब कि वो डेबिट होगा, और कुछ जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम एसेट्स अगर खरीदते हैं तो एसेट्स खरीदना इज अ टाइप ऑफ कमिंग समथिंग, कुछ आ रहा है बिजनेस में, इसलिए व्हाट कम्स इन वो एसेट डेबिट हो जाता है। और उसी तरह कैश को हम लोग एसेट मानते हैं, कैश भी एक एसेट होता है हमारा। तो कैश हमारा जाता है तो उस केस में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश चला जाता है, इसलिए वो एक ट्रांजैक्शन ये एक था। मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल दूंगा। फिलहाल आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट में बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेबिट में एक्सपेंसेस को देख रहे हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और यहाँ पे 2 टर्म लिखा हुआ इनकम्स एंड गेन। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं आगे में। पहले हम लोग बात करते हैं डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस जैसे कि आप लोग बोल रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि एक्सपेंस जो बिजनेस कर रही है, जैसे कुछ परचेस किया, कुछ ड्यूज पे किया, ये सब खर्चों में आता है। इनकम्स में आता है उसमें सेल किया होगा तो कुछ उसको रिसीव हुआ होगा, कुछ अदर देन सेल्स पे भी होता है। तो उसमें जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है पैसे, वो इनकम्स में कैटेगरी में आते हैं, जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो इन डे टू डे एक्टिविटीज़, आपको अचानक से एक सडन लॉटरी लग गई या फिर कोई ऐसा डेट्स मिल गए जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली इररिकवरेबल थे, तो वो आपको गेन्स कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इनकम इंक्लूड गेन्स, बट गेन्स डज नॉट मीन दैट इट इज एन पार्ट ऑफ इनकम। रेगुलर सोर्सेज से आएगा तो इनकम, इरेगुलर सोर्सेज से आएगा तो गेन्स। तो हम लोग इसके आगे देखेंगे कि अब हम लोग एंट्रीज कैसे पास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लॉजिक देखिएगा, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं, एसेट परचेज्ड। एसेट परचेज्ड, तो
तो एसेट परचेज हो रहा है। अगर मान लीजिए एसेट परचेज दो तरीके से हो सकता है, अब या तो कैश के बेसिस पे या तो क्रेडिट पे बेसिस पे, मतलब या तो हम पैसे डायरेक्ट देंगे या तो पैसे हम कुछ दिनों के बाद देंगे। तो क्रेडिट पीरियड आपने पढ़ा होगा पास्ट में, कभी भी कोई भी कुछ भी पढ़े होंगे तो क्रेडिट, और आपने क्रेडिट तो पढ़े होगा कि उधार पे आपने सामान खरीदा है, तो उस तरह से वो क्रेडिट पर। लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात करें एसेट परचेज फॉर कैश मान लीजिए, तो फॉर कैश इसका मतलब कैश आपने दिया होगा उसको और आपको एसेट मिला। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री होता है उसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। ये एक बेसिक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। आपने कुछ खरीदा तो ऐसे डिनोट करना है, एसेट अकाउंट डेबिट। तो डेबिट का पार्ट होता है वो ऐसे लिखा जाता है और क्रेडिट का जो होता है वो टू करके लिखा जाता है। तो जो टू करके लिखेंगे उसको आप समझिएगा कि वो क्रेडिट किए हैं हम, और जो डेबिट डायरेक्ट लिखे हैं वो तो क्लियर दिख रहा है कि वो डेबिट है तो डेबिट हो रहा है। तो इस केस में आपने सबसे पहले तो एक ये देखा कि रियल अकाउंट आया तुम्हारा यहाँ पे एसेट, ये एक रियल अकाउंट का पार्ट होता है क्योंकि एसेट दिखता है वो रियल है, लायबिलिटीज दिखती हैं वो रियल है। तो इसी तरह से रियल अकाउंट में हम लोग देख सकते हैं, तो आता है एसेट्स, लायबिलिटीज, इसमें आता है आपका बैंक आता है, कैपिटल आता है, ड्राइंग्स आता है। थोड़ी मैं डिज़ाइन बना के लिख रहा हूँ लेकिन नेवर माइंड फॉर दैट, नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में, लिंक के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉसेज, यानी कि कुछ भी खर्चे कर रही है कंपनी, कुछ भी परचेज कर रही है कंपनी, कुछ भी इनकम हो रहा है कंपनी को, कुछ भी गेन हो रहा है कंपनी को, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। अब जैसे कि इसी में हमने कोई एक्सपेंस पे किया है, जैसे कि यहाँ पे एसेट की जगह पे हम मान लीजिए कि लिखते हैं गुड्स, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा गुड्स परचेज होता है। तो अब जो गुड्स होते हैं तो अब आप गुड्स कितनी बार लिखिएगा, गुड्स आप गुड्स ना लिख के, जैसे कि गुड्स हम खरीदते हैं तो यहाँ पे गुड्स ना लिख के हम लोग उस चीज़ को परचेज और सेल्स पे डिनोट करते हैं, क्योंकि गुड्स लिखने पे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो परचेज है कि सेल्स है गुड्स का। इसीलिए उसको उस जो क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक जो अकाउंटेंट्स थे उन्होंने ये सोचा कि इसको एक अलग टर्म डिनोट करते हैं। इसलिए जो गुड्स को डिनोट किया जाता है उनको दो चीज़ों से डिनोट किया जाता है, पहला होता है परचेज, दूसरा होता है सेल्स। तो परचेज में तुम्हारा ये परचेज डेबिट का पार्ट हो जाएगा और ये क्रेडिट का पार्ट होगा, क्योंकि ये कम्स इन, परचेज कर रहे हो तो अब रियल अकाउंट, आप यहाँ देख लो नॉमिनल अकाउंट में परचेज कर रहे हो तो आपका खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है इसका मतलब वो डेबिट होगा। इनकम हो रहा है आपको, मतलब आप सेल कर रहे हो, ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेज लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे सेल्स भी डेफिनेटली आएगा। तो जब आपने गुड्स के केस में देखा तो परचेज और सेल्स को कैसे कैसे मैंने किया, परचेज डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट कैसे होगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि ये आता है। अब जैसे कि हम एक जनरल एंट्री, जैसे कि यहाँ पे एसेट परचेज लिखा था तो एसेट परचेज ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर ये गुड्स परचेज फॉर कैश होता तो बस एंट्री सेम रहेगी, बस यहाँ पे जो हमने एसेट लिखा है उसकी जगह पे आ जाएगा परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम चीज़ है, बाकी सब कुछ सेम है। ये जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट है। ओके देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जनरल एंट्री का आखिर फॉर्मेट क्या होता है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है, यहाँ पे लेजर फोलियो होता है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स होता है और यहाँ पे सीरियल नंबर होता है या फिर डेट। सीरियल नंबर और डेट जो भी आप कह लीजिए यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे, इसके नीचे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको नरेशन लिखा जाता है। उसके बाद लेजर फोलियो में जो लेजर बुक होता है उसके लिए नंबरिंग यहाँ पे की जाती है। डेबिट का आइटम इस साइड, क्रेडिट का आइटम यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, डैश डैश दोनों जगह किया था। तो इस तरीके से आप लोगों को गोल्डन रूल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जो है वो डायमंड रूल पढ़ेंगे। तो अभी एक बार इसका आप फोटो खींच लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डायमंड रूल। तो जैसे कि हम लोग गोल्डन रूल में पढ़ लिया, अब हम लोग डायमंड रूल की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली 5 चीज़ें बुक्स में दी जाती हैं, बट हम आपको एक स्पेशल चीज़ बताएंगे जो मेरे सर ने मुझे बताई थी, जो कि आगे बताएंगे वीडियो में। फिलहाल के लिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। 5 चीज़ें, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। डायमंड रूल यानी कि मॉडर्न रूल यानी कि अमेरिकन रूल, सब एक ही चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग है।
तो 5 चीज़ें होती हैं बेसिकली इसमें। वहाँ तो आपने 3 अकाउंट्स पढ़े, यहाँ पे आपको 5 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेट्स की। तो हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, चारों कॉमन पॉइंट्स हैं, सब चीज़ कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे आप देख लीजिए एसेट्स में क्या होता है। तो पहले ओनरशिप, अगर आपके पास ओनरशिप है उस चीज़ की तो आपके लिए वो एसेट है। अब आपके घर में ही मोबाइल है आपका जिस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या लैपटॉप है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो आपके लिए एक एसेट है क्योंकि उसका ओनरशिप जो है वो आपके पास है। अब कंपनी की परस्पेक्टिव से बात करें हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फ्यूचर इनकम। वो एसेट ऐसा हो जो कि आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई कंपनी है, उसने एसेट खरीदा, उससे वो प्रोडक्शन कर रही है या फिर उससे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उससे उसको इनकम जनरेट हो रहा है। तो इनकम जनरेट हो रहा है तो उसके बाद इसीलिए उसमें फ्यूचर इनकम होता है। उसके बाद आता है डेबिट बैलेंस। एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। ये कैसे होता है हमने आपको गोल्डन रूल में बता दिया था। अब आता है चौथा पॉइंट है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का आइटम होता है क्योंकि ये बैलेंस शीट में से होता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में होता है कि ये ऑब्लिगेशन होता है कि आपका एक लायबिलिटी है कि आपको पे ऑफ करना है या फिर आपको देना है किसी चीज़ को। तो जैसे कि आपने किसी से उधार ले रखा है, यानी कि आपने क्रेडिट पे कुछ लिया है या फिर आपने क्रेडिट ही डायरेक्ट बैंक से आपने लोन ले रखा है, वो सब आपका ऑब्लिगेशन में आता है। दूसरा पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेंस। ये जैसे कि एसेट में फ्यूचर इनकम था, यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंस होगा। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस में आता है कि ये आपका क्रेडिट नेचर का होता है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस में आता है। चौथा होता है ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। उसके बाद चौथा कैपिटल ऑब्लिगेशन होता है। ये भी ऑब्लिगेशन है ये, बट ये ऑब्लिगेशन ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता है ना जो कि आपको इमीडिएटली पे ऑफ करना है। ये जब बिजनेस आपका खत्म होता है, जब आप सब कुछ बंद उन करके आप सोने जा रहे हैं घर पे, ठीक है, आपको तब पे ऑफ करना होता है कैपिटल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम ऑफ लिक्विडेशन। क्रेडिट बैलेंस ये इसका भी होता है और ये भी बैलेंस शीट का आइटम होता है। अब आप लोगों को इतना बार मैंने बैलेंस शीट बोला, आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा बैलेंस शीट, आखिर ये बैलेंस शीट होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक ऐसा ये एक बुक होती है, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग, जिसमें कंपनी अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये सब का एक लेखा जोखा लिखती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में 2 कॉलम्स होते हैं, एक एसेट कॉलम होता है, एक लायबिलिटी का कॉलम होता है। तो लायबिलिटी के कॉलम में जैसे कि आप देख रहे होंगे ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। तो इन दोनों को अगर आप सम अप करते हो तो ये इसके बराबर आता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है इस चीज़ को। तो जैसे कि इसको अगर हम लोग बैलेंस शीट को मान लें, एक नॉर्मल बैलेंस शीट कैसी होती है, एक नॉर्मल बैलेंस शीट ऐसे दिखती है। ठीक है, ये होता है, आप लोग एक नॉर्मल तरीके से समझते हैं, टी शेप बैलेंस शीट इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्रेडिट साइड होता है, इधर डेबिट साइड होता है। तो इधर हम लोग लिखते हैं कैपिटल और इधर लिखते हैं अदर लायबिलिटीज और इधर लिखते हैं हम लोग एसेट्स। एसेट में फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फर्दर 2 तरीके के और एसेट्स होते हैं, एक करंट एसेट होता है, एक तुम्हारा नॉन करंट एसेट होता है। लायबिलिटीज में भी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सब चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको हमने इतना एक ओवरव्यू दे दिया, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल होता क्या है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू, अब देखिए रेवेन्यू एक तरह से तुम्हारा हो जाता है कि इनकम। अब इनकम तो जैसे कि हमने आपको पहले गोल्डन रूल बताया, 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल गेन्स होता है, एक नॉर्मल इनकम होता है, एक एबनॉर्मल इनकम होता है। तो दोनों ही चीज़ें रेवेन्यू में आ जाती हैं। तो ये ऑपरेटिंग नेचर का होता है, कभी कभी ऑपरेटिंग नेचर का नहीं भी हो सकता है। दूसरा आता है करंट इनकम। करंट इनकम मतलब ये इस साल का इनकम होता है। जैसे कि हम लोग ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहेंगे ना, तो इसमें 2 तरीके के रूल होते हैं, एक होता है आपका कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। अब इनका मतलब आप हमसे पूछिएगा तो हम आपको पहले बता देते हैं कि कैश बेसिस का मतलब जो ट्रांजेक्शन अभी हो रहा है और उसका कैश पे, यानी कि आपका कैश और बैंक पे अगर इफेक्ट अभी पड़ता है और आपको तब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो कैश बेसिस माना जाता है। और अगर मान लीजिए आपका कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है या बैंक इफेक्ट नहीं हो रहा है बट फिर भी ट्रांजैक्शन अपीयर हो रहा है, जैसे कि आपने परचेस कर लिया लेकिन छोड़ दिया, पैसा नहीं दिया, तो आपका कैश या फिर बैंक इफेक्ट नहीं हो रहा है, वैसे ट्रांजैक्शन को भी आप रिकॉर्ड करते हो तो वो एक्रूअल बेसिस में आ जाता है। मैं आपको लिख देता हूँ, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस। ठीक है, अक्रूवल कैश बेसिस, जैसे मैंने बताया, ये आपका ट्रांजैक्शन के बेसिस पे होता है, ये आपका कैश के बेसिस पे होता है कि कैश रिसिप्ट हो रहा है या कैश आपने पे कर रहा हो तब आप इसकी एंट्री पास करो, इसको
रिकॉर्ड करोगे इस बेसिस पे। लेकिन एक्रूअल बेसिस में होता है कि ट्रांजैक्शन हो गया तो रिकॉर्ड करना ही करना है, कैश मिले ना मिले, पैसा आए नहीं आए, दैट डजेंट मैटर एंड दैट डजेंट मेक एनी चेंज। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, इसमें बात कर रहे थे हम लोग। तो रेवेन्यू का क्या क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब यानी कि इनकम, यानी कि आपको पैसे आ रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके पैसे तो मिले या ना मिले, आपको एसेट्स बढ़ रहे हैं। एसेट मतलब पैसे भी हो सकते हैं, नॉन कैश भी हो सकता है वो। उसके बाद ये पीएल का आइटम होता है, पीएल यहाँ पे भी है, यहाँ पे पीएल है। तो पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के लीजिए या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कर दीजिए। ये पूरा एक अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम दोनों को लिखते हैं, सेम चीज़ है। करंट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, ऑपरेटिंग होता है, ये भी। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, जैसे कि आपको आग वाग लग गई बिजनेस में, वो एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। ये भी पीएल का पार्ट होता है। ठीक है, तो पीएल का भी शेप जैसे कि अपने बैलेंस शीट का शेप हमने आपको दिखाया था, सिमिलर आइडेंटिकल शेप होता है, इसी तरीके से दिखता है वो भी। इधर इसमें बस फर्क ये रहता है कि इधर डेबिट हो जाता है, इधर क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट में उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपने जो भी खर्चे किए होंगे वो इधर लिखोगे, जो भी इनकम्स मिली होंगे आपको वो आप क्रेडिट इस साइड लिखोगे, लेफ्ट राइट साइड, और लेफ्ट साइड में जो खर्चे हुए हैं आपने आपको वो लिखना है। तो ये था अमेरिकन का एक ओवरव्यू। अब हम आपको जो ट्रिक शुरुआत में बताई थी, अब मैं उस ट्रिक को बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग जो हम ट्रिक बता रहे थे हम उसकी बात करते थे। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, APELDDF, यानी कि अपॉल्स। इसमें आपके 7 चीज़ें और इनके ठीक उल्टी चीज़ें भी 7 होती हैं, तो 14 टोटल चीज़ें होती हैं। तो 7 और 7 चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन 7 चीज़ों के नाम लिख के बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहीं पे देखिएगा अभी। ये मैंने 7 चीज़ें लिखा है, एसेट, परचेज, एक्सपेंस, लॉस, डेटर्स, ड्राइंग्स एंड सेल्स रिटर्न। ये ड्राइंग्स है, वो डिज़ाइन बनाने के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। एसेट, परचेज, एक्सपेंस, लॉस, डेटर, ड्राइंग एंड सेल्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको लिखी है ये डेबिट साइड के आइटम्स है। और इनका ठीक जो उल्टा होता है, जैसे एसेट्स का हो गया लाइबिलिटीज़, परचेज का हो गया सेल्स, एक्सपेंसेस का हो गया इनकम, लॉस का हो गया इनकम, डेटर का हो गया क्रेडिटर, ड्राइंग्स का हो गया कैपिटल, सेल्स रिटर्न का हो गया परचेज रिटर्न। इनकम या फिर प्रॉफिट, एक्सपेंसेस का इनकम, लॉस का प्रॉफिट, सॉरी माई मिस्टेक, आई ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट साइड का आइटम। तो ये वो ट्रिक थी जो सर ने हमें बताई। ये A फॉर एसेट, P फॉर परचेज, E फॉर एक्सपेंसेस, L फॉर लॉसेज, D फॉर डेटर्स एंड D फॉर ड्राइंग्स एंड S फॉर सेल्स रिटर्न। तो अगर आपको ये चीज़ें ना याद हो पा रही हो तो आप ये कोड वर्ड याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको जितने भी आइटम डेबिट करने हैं वो अगर सेम साइड में इफेक्ट हो रहे हैं, अगर सेम साइड में उनको रहना है तो वो डेबिट होंगे, और ये इधर का सेम साइड है तो ये इधर इफेक्ट होंगे, क्रेडिट होंगे। लेकिन अगर अगर ये प्लस हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो आपका ये डेबिट होंगे, और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर ये चीज़ें घटेंगी तो ये सारी चीज़ें अगर घटती हैं तो ये डेबिट हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें अगर घटती हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अब जर्नल एंट्रीज जो पढ़ेंगे आगे जाके उसमें आपको पता चलेगा कि आपको आखिर इनको एडजस्ट करना कैसे है, अफेक्ट कैसे करेंगे ये ट्रांजैक्शन को। इसके लिए आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ये पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।